प्रिज्म की बात कर रहे थे तो प्रिज्म में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था क्रिटिकल एंगल के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लिया था। वो क्रिटिकल एंगल पे जिसमें प्रिज्म से बाहर रेज निकले या ना निकले ये सब कंडीशन पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम इसकी बात करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स on which angle of deviation depends। जैसे कि हम एंगल ऑफ डेविएशन को जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं। किन किन बातों पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है? देखो एंगल ऑफ डेविएशन जो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो ये रेज आई, ऐसे पढ़ने के बाद इधर से निकल गई, ये बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये होता है इनिशियल एंगल, इनिशियल रे को फाइनल रे के बीच का एंगल, ये डेल्टा होता है। तो पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म किस तरह डिपेंड करता है? इस तरह डिपेंड करता है कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है, ये इस तरह डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किस तरह डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे? इस तरह डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका डेविएशन भी बढ़ेगा, इस प्रकार डिपेंड करता है। थर्ड जिस पे डिपेंड करता है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो लाइट है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पे डिपेंड करता है। और ये किस प्रकार डिपेंड करता है? ये इस प्रकार डिपेंड करता है बच्चों कि लैम्डा आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। इस सेंस में हम लोग बात करें तो हमें पता है भाई कि आपका विक्योर की सीरीज देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा है और तब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो यानी कोई भी अगर प्रिज्म से आप इस तरफ से एक व्हाइट लाइट का मतलब होता है व्हाइट लाइट कंटेन ऑल द कलर्स, ऑल द सेवन कलर्स। व्हाइट लाइट का मतलब सातों कलर हैं इसमें। और अगर आप केवल वायलेट कलर इंसिडेंट कराओगे तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा डेविएशन वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, प्रिज्म से गुजरेगा। तो यानी सबसे कम डेविएशन जो होगा वो होगा रेड का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? वायलेट का। मतलब डेल्टा वी मैक्सिमम होगा और डेल्टा आर जो होगा वो मिनिमम होगा। सबसे कम जो निकलेगा वो रेड कलर होगा डेविएशन, और सबसे ज़्यादा जो निकलेगा वो वायलेट कलर होगा। ठीक है ना? तो आपसे ये रहा जिन बातों पे डिपेंड करता है, और मैं आपको बोलूँ अगर कि इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, अगर आसान सा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, अगर ये बात आपको समझ में आया होगा और रिफ्रैक्शन वगैरह आप समझ ही गए हों प्रिज्म के लिए, तो मैं पूछूं बच्चों कि एक एग्जांपल है
रेड, ग्रीन एंड येलो, तीन लाइट के कॉम्बिनेशन को ऐसे इंसिडेंट कराया जा रहा है नॉर्मली। इसमें कितने कलर हैं? रेड, ग्रीन एंड येलो। पाया गया, इसको नंबर 1 बोल दो, मतलब तो ये पाया गया, चलो ऐसे बोल दिया गया कि एक कलर, और ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो ये पाया गया कि एक रे इधर आ गया और दूसरा रे जो है ऐसे निकल गया, और एक रे इसमें से इस तरह निकल गया इस साइड, थर्ड रे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कलर है, तीन कलर कंटेंट ये लाइट है, और ये क्वेश्चन है, आपको बताना है दिस लाइट कंटेन्स 3 कलर, रेड, ग्रीन एंड येलो, फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म on the surface AB. Identify the ray 1, ray 2 and ray 3. कौन कौन से कलर के हैं? तो जैसे मतलब सोचा जाए तो रे 3, आप देखो ये जो एंगल हुआ ये तीनों के लिए एंगल आई है। बेटा एक बार बताइएगा, सब लोग सोच के बताइएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें या वेवलेंथ की बात करें, हम अगर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? सबसे जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ वो उतना ज्यादा डेविएट होगा। डेविएट होने का तात्पर्य है कि आप देखो जैसे ये लाइट रे है, सबसे कम डेविएशन तो मुझे लग रहा है इसमें हुआ है, थर्ड में, और सेकंड में उसके बाद फर्स्ट में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है, तो हम लोग जानते हैं विग्योर के सीरीज को हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम डेविएशन तो होना चाहिए रेड में, तो ये रेड हो गया। और ऐसा भी होता है वेवलेंथ जो होता है, मान के चलो यह भी होता है कि वेवलेंथ जो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। इनफैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। और इस वाले कलर का 1 का तो आप देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा का मतलब इधर के साइड ग्रीन, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हुआ है बच्चों वो हुआ है आपका इस कलर के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तरीका था, और एक तरीका और भी होता है, आगे पढ़ोगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा, ऐसे चलकर एक सीरीज चलता है। इस पैटर्न से देखा जाए तो जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा उसके लिए म्यू उतना कम, म्यू जितना कम थीटा उतना, जैसे क्रिटिकल एंगल क्या होगा इसके लिए, क्रिटिकल एंगल साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। म्यू अगर जितना कम थीटा आई सी उतना ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा? रेड के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा? वायलेट ग्रीन के लिए, क्योंकि ग्रीन का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो सबसे कम एंगल ग्रीन के लिए है, तो ग्रीन एंगल का टी आई आर सबसे ज़्यादा हो चांस है होने का। तो यहाँ पे टी आई आर, एक रे 1 का तो टी आई आर हुआ ही है, और अगर रे 1 का टी आई आर हुआ है, देखो ये एक रिलेशन होता है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कॉची रिलेशन है। तो इसमें म्यू जो होता है लैम्डा पे इस तरह डिपेंड करता है, तो लैम्डा बढ़ेगा, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा, सबसे ज़्यादा लैम्डा रेड का होता है तो म्यू सबसे कम होगा रेड का,
और अगर रेड का सबसे कम म्यू होगा तो आप देख के बताओ साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। जिस कलर का म्यू कम उसके लिए ये वैल्यू बड़ी, तो मतलब आई सी ज़्यादा, ज़्यादा आई सी होने का मतलब टी आई आर का चांस कम। तो सबसे कम चांस जो है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का वेवलेंथ, सॉरी ग्रीन कलर का वेवलेंथ सबसे कम है इन तीनों में। ग्रीन का सबसे कम वेवलेंथ है तो सबसे ज़्यादा म्यू, तो सबसे कम एंगल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा अभी अभी जो पढ़ा है आप लोग उसको लॉजिक से भी दे सकते हो कि डेविएशन सबसे ज़्यादा देख लो, ठीक है ना बच्चे। अगला 3 बातें हम लोग तो समझ गए कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इन तीनों के बाद 3 फैक्टर तो हम लोग देख लिए। इन 3 फैक्टर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, उन फैक्टर्स पे भी बात कर लिया जाए। तो वो फैक्टर्स है चौथा है बच्चों आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई पे। एक तरीके से ये जो एंगल आई है ना इस पे डिपेंड करता है, एंगल आई पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, कैसे आई पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है ये बात तो हो गया, किस तरह से डिपेंड करता है, वो रिलेशन क्या है। तो इसके लिए बात किया हुआ कि एक ग्राफ बनाया गया और ग्राफ को ऑब्जर्व कर किया गया। मतलब एक कैसे किया गया, एंगल को 0 डिग्री पहले 0 लिया गया, फिर देखा गया डेविएशन। एक टेबल में एंगल इंसिडेंस 0 से लेकर 90 तक बनाया गया, एक टेबल में डेविएशन बनाया गया, और तब वो एक ग्राफ बनाया गया कि उनके बीच कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ बना कुछ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना। इस तरह का ग्राफ जो बना, ग्राफ में देखो तो सबसे ज्यादा डेल्टा मैक्स तो ये बना और मिनिमम डेल्टा ये बना, सबसे कम डेल्टा एक वैल्यू आया। और ये जो सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस और सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको पता है 90 डिग्री होता है। ये जो डेल्टा मिनिमम आया, डेल्टा मिनिमम उस एंगल को बोलेंगे जहां आई इक्वल टू ई हो जाएगा। अब आप खुद ही देखो, इस ग्राफ को पहले देख के आप खुद समझो। जैसे ग्राफ को देख के आप क्या क्या बता सकते हो, ग्राफ को देख के हमें लग रहा है 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा कि डेल्टा मैक्सिमम जो है वो 2 एंगल पे मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और मिनिमम डेल्टा जो है वो एक ही एंगल पे मिल रहा है, जिस एंगल के करिस्पॉन्डिंग आपका मिनिमम डेविएशन है वो आई इक्वल टू ई हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। और बाकी सारे एंगल ऑफ डेविएशन की, कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन हो, किसी भी जनरल एंगल ऑफ डेविएशन की बात करोगे तो आपको ग्राफ में देखो तो दो जगह दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, I1 एंड I2। किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। तो इस ग्राफ के बारे में जैसे 4th पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किस तरह डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस ग्राफ की तरह किस डिपेंड करता है, ग्राफ को हमें समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो ग्राफ में समझ में आ रहा है वो यह समझ में आ रहा है कि फॉर अ गिवन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा there exists 2 angle of incidence I1 and I2 for a given angle of deviation delta there exists 2 angle of incidence। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। इस ग्राफ को बस थोड़ा देखते हैं, इस पे हम लोग एक करके आते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि ये जो पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद हम लोग ये जो बात है बच्चों की कैसे
दो पे डिपेंड करता है, इसको समझते हैं। तो ये देखो, आपने एक क्वेश्चन किया होगा, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि ये 75 डिग्री था और यहाँ पे ये 45 डिग्री आपने लिया था। तो ये कुछ आया था, R1 की वैल्यू 30 डिग्री और ये R2 की वैल्यू 45 डिग्री और इमर्जेंट रे ऐसे निकल गया था, E की वैल्यू 90 डिग्री √2। तो मतलब आपने बोला था I 45 डिग्री मैंने लिया था, तो R1 जो है 30 डिग्री आया था, R2 45 डिग्री आया था, E 90 डिग्री आया था एंड डेल्टा 60 डिग्री आया था। इसी को मैंने कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अभी आपने पढ़ा था। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या था कि अगर आप, यह लाइट की प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको इंसिडेंट बना रहे हो तो ये इमर्जेंट होगा, और उल्टा कि आप अगर इसको इंसिडेंट बना लो, मतलब इंसिडेंट एंगल इसको बना दो 90 डिग्री, इधर से आने लगे रेज इस तरह से, तो ये सारे के सारे, ये 90 है तो ये कितना बन जाएगा 45, ये तब आपका 45 और ये 30। तो अब I कितना हो गया 90, E कितना हो गया 45, R1 हो गया 45 एंड R2 हो गया 30 डिग्री एंड डेल्टा हो गया 60 डिग्री। मतलब डेल्टा सेम है, सेम डेल्टा के लिए आपका I, मतलब जो इस पर्टिकुलर के लिए आपका I1, अगर मैं इसको बोलूं, जो आपने लिखा है स्टैंडर्ड, फॉर अ गिवन डेल्टा देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बिल्कुल सही है। इस पर्टिकुलर I के लिए, एक किसी I के लिए मान लो डेल्टा आया, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर I के करस्पॉन्डिंग जो E है वो सेकेंड I2 बनेगा। मतलब इफ I1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो I2 क्या होगा, वो E होगा जो कि 90 डिग्री है। ये जनरल बात इस पर्टिकुलर के लिए मैं लिखा हूं भले से, लेकिन ये जनरल है कि अगर आपका I1 जो है, I1 अगर E है, I1 अगर 45 डिग्री है, तो I2 जो वो वाला एंगल होगा, I2 जो उस I1 के करस्पॉन्डिंग इमर्जेंट एंगल है, ठीक है ना। जो दो एंगल आपको बोला गया था, देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसमें ये समझो कि मान ली किसी एक पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग एक एंगल I1 आपने बनाया, तो उसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन रहा है वो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिस पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया अपने को कि ये तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी बात हम लोग चर्चा करते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन भी उसी कैटेगरी में है, मैक्सिमम डेविएशन भी तो उसी कैटेगरी में है ना, कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। मतलब मैक्सिमम डेविएशन में भी दो एंगल पॉसिबल है। मतलब फॉर I डेल्टा मैक्स देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, one of them is 90 डिग्री। पक्की बात है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए तो आपने ग्राफ में देखा था ना, ग्राफ कैसा था अपना, डेविएशन का ग्राफ ऐसा ही तो बना था। तो यहाँ पे 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग मिल रहा था ना मैक्सिमम, एक 90 डिग्री था, दूसरा क्या है I मीन था। तो दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा। अब ये रूल आपने पढ़ा है कि प्रिज्म के लिए एक रूल होता है कि अगर एक एंगल, दो एंगल हमेशा किसी के लिए भी एग्जिस्ट करता है, किसी के लिए भी दो एंगल एग्जिस्ट करता है। ये रूल है इसका कि प्रिज्म के लिए एक रूल है, मान के चलो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो हमेशा वैलिड रहेगा। प्रिज्म के लिए ये रूल है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेगा जिसपे सेम डेल्टा हो, तो मैक्सिमम एक वैल्यू होगा, सेम उसी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग दो एंगल होगा, एक उसमें से 90 डिग्री होगा, तो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, उस 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। वन ऑफ देम इज 90 डिग्री एंड
and other one is the angle of emergence with respect to angle of incidence नाइन्टी डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, मतलब इस मैक्स को जरा समझ लो कि एक तो 90 डिग्री है जिसपे आपको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, और 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है ई, ये सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेल्टा मैक्स। तो ये 90 के करस्पॉन्डिंग दूसरा जो एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गया पूरी तरह से। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे कि ये भी कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया है, कुछ है नहीं, एक तो किया ही था, अभी एक और कर लिया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन यह है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेल्टा मैक्सिमम। प्रिज्म आपको ये दिया है, ये आई पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √7/3 है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक है, दोनों एंगल बताने हैं आपको। तो एक बात तो क्लियर है कि मैक्सिमम के लिए एक एंगल जो होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर डेल्टा मैक्स वन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। एक आंसर तो 90 डिग्री होगा, तो अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा निकालने के लिए हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा सॉल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते हैं। दूसरा वो वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके लिए जो वो वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा बोला जाता है जो कि इस 90 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है। मतलब ये ई निकाल लें हम, तो ठीक है, ये 90 है तो पक्की बात है ये IC होगा, IC होगा तो ये साइन IC तो अपने को पता ही है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √7/3, साइन IC हो जाएगा, साइन IC की वैल्यू तो हो जाएगा √3/7, 1/μ साइन IC इक्वल टू 1/μ। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया है। तो बच्चों ये वाला यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो ये I2 की वैल्यू हो जाएगा μ √7/3 साइन I2 इज इक्वल टू साइन E। साइन E की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन √7/3 साइन 60 माइनस IC। बोलो भाई, IC प्लस I2 60 है। इसको देखो थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं मैं, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखिएगा, √7/3 साइन 60 कॉस IC माइनस कॉस 60 साइन IC। अगले स्टेप में देखिएगा, साइन E इज इक्वल टू √7/3। कैलकुलेशन भले देखने में आपको गंदा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत अच्छा सा आता है। इसको लिख सकते हो √3/2 कॉस IC की वैल्यू देखो, साइन IC अगर यह है तो कॉस IC
क्या हो जाएगा, साइन आई सी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2√7, हाइपोटेनस देखो √7 है, √3 और √4, तो √2/√7 माइनस कॉस 60 होता है 1/2 इंटू साइन 60 √3/√7। अब देखो तो बेटा √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 आया। साइन ई की वैल्यू 1/2 जहाँ से ई 30 डिग्री आ गया, तो आंसर ये हो गया। एक आंसर कितना है 30 डिग्री और दूसरा कितना हो जाएगा, एक 90 दूसरा 30 डिग्री। इस एंगल पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका पता है, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन होगा, और इसके लिए भी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और वो भी मैक्सिमम कितना होगा, वो भी मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, कितना मैक्सिमम होगा डेविएशन उसको पूछा जाए तो वो निकाला जा सकता है। डेल्टा मैक्स होता है बेटा आई प्लस ई 90 प्लस 30 120 माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा मैक्स जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैक्सिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग बात किया जाए तो। मैक्सिमम डेविएशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम डेविएशन के बाद हम लोग चलते हैं मिनिमम डेविएशन की तरफ बात करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिनिमम डेविएशन कितना होता है उस पर समझ लें जरा। फॉर डेल्टा मिनिमम, प्रिज्म में डेल्टा मिनिमम जब होता है, मिनिमम डेल्टा के लिए दिया था ग्राफ, आप देखो पहले ग्राफ को रीड करो, तो सबसे कम डेल्टा वो आया था जिसपे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक ही कहने का तात्पर्य है कि यार एक इधर से आई होगा और इधर जाएगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये E होगा, तो दो तो है, तो एक कैसे हो सकता है डेल्टा मिनिमम के लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए एक क्यों बोल रहा है, तो एक बोलने का तात्पर्य है कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए आपस में, I इक्वल टू ई हो जाएगा तो एक ही बोला जाएगा ना, दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो मतलब डेल्टा मिनिमम जो होता है उसके लिए फॉर डेल्टा मिनिमम क्या क्या बातें होती हैं। पहला, डेल्टा मिनिमम जब होता है उस समय क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहला I इक्वल टू ई, पहला पॉइंट, डेल्टा मिनिमम जब होगा उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ये कहाँ से बात आया, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कि भाई हम तो जानते हैं फॉर अ गिवन डेल्टा देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए भी वो बात सही होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट होने का तात्पर्य हुआ कि वो दोनों सेम हो जाए अगर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो समझ में आता है, अगर I इक्वल टू ई हो जाएगा, आप जरा देखो, अगर I इक्वल टू ई हो जाएगा तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, ए बी सरफेस के लिए सुना लगाओ बेटा, तो साइन आई इज इक्वल टू एन साइन R1, पहला इक्वेशन। BC के लिए बताओ, आप लिख सकते हो n साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, तो पहले दूसरे से I इक्वल टू E है, इफ I इक्वल टू E, तो n साइन R1 इक्वल टू n साइन R2 भी होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ R1 इक्वल टू R2 भी हो जाएगा। और प्रिज्म में हम लोग जानते हैं कि R1 प्लस R2 कितना होता है A, तो इसका मतलब यह हुआ दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें याद रखना चाहिए डेल्टा मिनिमम के लिए, कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 होगा।
डेल्टा मिनिमम जब होगा उस समय ये बातें होंगी। जैसे ही आपको बोल दिया जाए प्रिज्म में डेल्टा मिनिमम है, तो मिनिमम होने का मतलब आई इक्वल टू ई होगा, दूसरा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए बाई टू, ये R1 R2 ए बाई टू हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम होगा कितना, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा आई प्लस ई, आई इक्वल टू ई है तो 2i माइनस ए, डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा 2i माइनस ए होगा। चौथी प्रॉपर्टी जो होता है, जब लाइट रे passing through the prism is always parallel to base line BC. If delta is minimum, then light passing through prism is parallel to base BC के पैरेलल होगा। ये दोनों, ये लाइन जैसे ऐसा नहीं है कि ये लाइट ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, ये हमेशा पैरेलल ही ऐसे निकलेगा इसके, ठीक है ना। ये तब होगा जब आपका क्या हो, प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन होगा। तो मिनिमम डेविएशन की 4 पॉइंट्स हैं मिनिमम डेविएशन के लिए याद रखने लायक। इन चारों बातों को हमेशा दिमाग में बनाए रखो, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन जब होगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन को लेके। तो मिनिमम डेविएशन जब है तो कितना आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, आपको पूछा जाए, मान लो एग्जांपल, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म if find angle of prism if delta minimum is equal to 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपको पूछा गया है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 20 डिग्री, ठीक है। आपको पूछा गया है एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 20 डिग्री है और डेल्टा मिनिमम 50 डिग्री है, तो ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसा है तो आपको समझ में आना चाहिए इसका सॉल्यूशन। देखो तो अगर प्रिज्म का फॉर डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू ई होता है, जो कि दोनों 20 डिग्री है, 20 डिग्री ना करो, इसको कुछ 30 डिग्री कर दो, मतलब 30 नहीं 20 नहीं बन रहा है, इसको कुछ 40 डिग्री कर दे, ठीक है ना। ये दोनों कितना बन जाएंगे 40 डिग्री। तो आपके लिए डेल्टा मिनिमम कितना दिया है, डेल्टा मिनिमम दिया है 50 डिग्री। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग जानते हैं डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम जो हो जाएगा वो दिया है 50 डिग्री इज इक्वल टू 2i की वैल्यू 80 डिग्री माइनस ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ये रहा बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब डेल्टा मिनिमम जब होता है उस समय और क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग, जब डेल्टा मिनिमम होगा उस समय और क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग, ये भी बात कर लिया जाए। जब डेल्टा मिनिमम होगा उस समय आप लोग एक काम और कर सकते हो, उसका नाम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करोगे, तो लैब में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने का तरीका है वो आपके सिलेबस में है शायद,
एबीसी प्रिज्म है, इसका गिवन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैबोरेटरी मेथड से पता करने, ये ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है तो हम कैसे पता करेंगे, तो भाई इस एंगल, इस प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता, एंगल ऑफ प्रिज्म पता ही रहेगा, देख के मेजर कर सकते हो इसको। और एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा निकाला जाता है डेल्टा मिनिमम के करेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है, इससे पास होने वाली लाइट आपको दिखेगा, तो जैसे ही लाइट बेस के पैरेलल हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगा और ये निकल जाएगा। और उस समय ये एंगल a/2, ये भी a/2, ये आई और ये भी आई, तो डेल्टा मिनिमम उस समय होगा। डेल्टा मिनिमम किसी प्रिज्म के लिए दिया रहेगा, तो डेल्टा मिनिमम जो होगा वो होगा 2i माइनस ए। आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। और स्नेल्स लॉ जरा लगा दो, स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करो तो आप पाओगे साइन आई इज इक्वल टू n साइन a/2। आई n इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन आई की जगह ये पूरा रख दो, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। इसको याद रखना, ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत लोग लैब में जब क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, तो इसको भी डायरेक्ट लोग पूछते हैं, बहुत पूछते हैं ये। इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इसको करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है ये बच्चों। तो ये हमें लग रहा है इस पर कर लोगे आप लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, बहुत आसान सा एग्जाम्पल ये है, फाइंड। अच्छा, ये बात जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पता किया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब के लिए है व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, एयर सराउंडिंग जो है एयर है तब। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म whose angle of prism is 60 degree and delta minimum 46 degree। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो 60 प्लस 46/2 अपॉन साइन ऑफ 60/2, तो ये बन जाता है साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, 1/2, 8/5 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे तो हम लोग डेविएशन की सारी कहानी हो गई अब, ठीक है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कर सकते हैं। अब प्रिज्म में एक आखिरी टॉपिक बचता है, छोटा सा है बहुत, वो है स्मॉल एंगल प्रिज्म। प्रिज्म जिसका एंगल बहुत छोटा हो, whose angle of prism is very small, generally less than 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से कम होता है तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। तो ये अगर प्रिज्म है, अगर ए बहुत छोटा है, इफ ए
is very small, then we can write sin A is approximately equal to E. सिमिलरली अगर बेटा आपका ये एंगल ए बहुत छोटा है तो स्वाभाविक सी बात है R1 और R2 भी बहुत छोटे छोटे ही होंगे। क्योंकि R1 R2 इसलिए छोटे होंगे क्योंकि R2 are also very small. R1 एंड R2 ये सब बहुत छोटे होंगे क्योंकि भाई आपको लगेगा A बहुत छोटा है तो R1 बहुत छोटा ही होगा क्योंकि R1 प्लस R2 A होना है और A ही जब छोटा है तो उससे छोटा तो R1 R2 होता ही है ना। तो हम लोग देखो कैसे उसके बाद अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला तो स्नेल्स लॉ लगाओ AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n सराउंडिंग मान लो, अंदर का n प्रिज्म बोल दो। ns साइन i इज इक्वल टू np साइन r1। और अगर बहुत छोटे हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, साइन a को a लिख सकते हो, साइन e को e लिख सकते हो, साइन r1 को r1 लिख सकते हो, साइन r2 को r2 लिख सकते हो, साइन आई को आई लिख सकते हो। ये सब अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो। तो यहां से देखोगे तो एन एस आई इज इक्वल टू एन पी R1 लिख सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड फेज पे AC पे स्नेल्स लॉ यूज करो, एन पी साइन R2 इज इक्वल टू एन एस साइन ई। तो एन पी R2 इज इक्वल टू NSE इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है I प्लस E माइनस A। I को क्या लिख सकते हो, I देखो क्या है, I को आप R1 के टर्म्स में लिखो तो NP बाई NS R1 प्लस E को भी लिखो NP बाई NS R2 माइनस ए। जरा आप लोग यहां से NP बाई NS कॉमन कर लो तो R1 प्लस R2 आएगा और हम लोग जानते हैं कि R1 प्लस R2 तो A होता है। तो क्या बन जाएगा NP बाई NS A माइनस A। यानी डेल्टा मिनिमम जो याद रखना है वाली बात, डेल्टा की वैल्यू याद रखने वाली बात है वो है NP बाई NS माइनस 1 इंटू A। ये बात अपने को याद रखने वाली बात है कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो ये होता है NP बाई NS माइनस 1 इंटू A। तो ये रहा आपका स्मॉल एंगल ट्रिम। अगर एंगल बहुत छोटा है, कितना छोटा है, 10 डिग्री से कम हो, अगर 10 डिग्री 12 डिग्री के रेंज में दिया है या उससे छोटा दिया है तो बड़े आराम से आप ये फॉर्मूला लगा के एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये रहा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब बोल दे कि एंगल बहुत छोटा हो या दिया हो। तो अगर मान लो A इज वेरी स्मॉल तो हम लोग जान ही गए ये फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होता है NS NP बाई NS माइनस 1 इंटू A। अब देखो अगर आपका सराउंडिंग एयर हो जाए, इफ NS इक्वल टू 1, NP को N ही बोल दो जनरली, तो डेल्टा जनरली जो यूज करने वाला फॉर्मूला होगा N माइनस 1 इंटू A। अच्छा, इसी बात को एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम लोग 4 पॉइंट जो लिखे थे एंगल ऑफ डेविएशन पर, देखो एंगल ऑफ डेविएशन n पे डिपेंड कर रहा है, n बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। यहाँ से थोड़ा क्लैरिटी आता है फॉर्मूले का। एंगल ऑफ डेविएशन A पे भी डिपेंड कर रहा है, A बढ़ाओगे तो स्वाभाविक सी बात है एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको आना चाहिए। टाइम पास क्वेश्चन आपको पूछा जाए अगर, फाइंड
एंगल ऑफ डेविएशन। तो ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हो जाएगा वो तो आपका एक प्रिंट दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन इसका पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू ए 4 डिग्री दिया है, 3/2 - 1 न दिया रहा है तो सराउंडिंग एयर माना जाता है हमेशा, 2 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, मान लो इसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया, ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि लो सामने एक प्लेन मिरर रख दिया गया, लाइट रेज ऐसे पैरेलल आ रही थी, ये कुछ 2 डिग्री है, 3/2 है, बताओ क्या होगा? तो टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन होगा ये पूछा गया है। तो ठीक है, ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बेस के साइड घूमता है हमेशा, तो बेटा ये कितना घूम जाएगा? तो डेविएशन पहले निकाल लो, 2 1 - 3/2 - 1 तो 1 डिग्री आएगा। तो ये अगर 1 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी 1 डिग्री होगा। रिफ्लेक्शन के बाद आई, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा, एक तो डेल्टा 1 इधर हुआ है, एक डेल्टा 2 ये होगा, ये आप पढ़े हो शायद, पाई -2i, 180 - 2 डिग्री, 178 डिग्री। टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 डिग्री प्लस 178 डिग्री। तो बच्चों देख लो, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन और इसका आंसर ये रहा, 1 डिग्री 178 डिग्री एक में हुआ है डेविएशन, दूसरा डेविएशन जो हुआ है 1 डिग्री, सॉरी 179 डिग्री टोटल हो जाएगा। तो ये टोटल 179 डिग्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको करना होगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। इस ऐसे प्रिज्म के एप्लीकेशन है ये, छोटे स्मॉल प्रिज्म के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने को मिल सकता है। तो ये रहा प्रिज्म की कहानी पूरा।